हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए जल्दी से आप सभी जो है क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही है, आप सबको पता है। कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक बहुत ही डिटेल से पढ़ा और सभी चीज़ें फुट वाले ही, मतलब सिंपल प्रश्न तो एक भी नहीं करा रहे हैं, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं, है ना। चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। यस, कल आप लोग अच्छे से पढ़े और बनाए भी होंगे, है ना जी। चलिए ध्यान दीजिए, अब पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इसके बारे में है भाई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो बताइए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जनसंख्या के प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है, ऐसा कथन कहा जा रहा है। ठीक है, कारण क्या कहा जा रहा है कि इसमें शोध परिणामों को पूरी आबादी पर आसानी से सामान्यीकृत जनरलाइज किया जा सकता है। याद रखना, यह आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 2 का। तो यहां पे आप सब बताएंगे क्या हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को बताया हूं, यस बताया हूं ना। गुड। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एकदम सही बात है कि जनसंख्या प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। इसमें शोध, ठीक है, पूरी आबादी आसानी से सामान्य जनरलाइज किया जाता है। तो बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखो आप लोगों को मैं बताया हूं ना कि कोई भी यूनिट का क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए मैं लगातार 4 यूनिट आपको टोटली थ्योरी क्लासेस दे चुका हूं, है ना। चलो आगे देखो, सुविधा प्रतिचयन एक प्रकार की वैज्ञानिक और दोष मुक्त प्रतिचयन विधि है। क्या कह रहा है? कथन। कारण सुनो, इसमें शोधकर्ता अपनी आसानी और उपलब्धता के आधार पर नमूना चुनना, जिससे पूर्वाग्रह बढ़ता है। क्या हो सकता है बताइए। अब थोड़ा सा लेवल चेंज होते हुए नजर आ रहा होगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि सुविधा प्रतिचयन एक प्रकार की वैज्ञानिक, सुविधा प्रतिचयन जो होता है एक प्रकार का वैज्ञानिक नहीं है। सर बोलोगे सर क्यों? सुविधा मतलब अपने सुविधा के अनुसार। मैं एक एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे सुविधा है, मान लीजिए मुझे बस्तर के कुछ जंगलों में जाके रिसर्च करनी, और मुझे सुविधा के अनुसार मैं सोच रहा हूँ कि दुर्ग में ही कर लूँ, तो ये हमारी कंफर्टेबल से है ना। उस जोन से हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर हम उस जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो ये वैज्ञानिक दृष्टि कहाँ होगा? नहीं होगा। पहला तो ऐसी गलत हो गया। दूसरा, इसमें शोधकर्ता अपनी आसानी और उपलब्धता के आधार पर नमूना चुनता है, जिससे पूर्वाग्रह बढ़ता है। ये देखिए, यस समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बात समझे कि नहीं? सुविधा मतलब कि भाई अपनी कंफर्टेबल जोन के बारे में बात करना, ठीक। और इसमें ये भी कह रहा है कि शोधकर्ता आसानी से अपना करा लेता है, अगर मान लीजिए, लेकिन याद रहे पूर्वाग्रह बढ़ जाएगा, जो पहले से किए हुए है ना उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधे ये आंसर है। देखो तो ये चीजें भी आपको समझनी है। आइए आगे की ओर देखते हैं। कहा जाता है साहित्य की समीक्षा शोध प्रक्रिया एक अनावश्यक और समय बर्बाद करने वाला चरण। समझ में आया? नहीं आया? देखो साहित्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, समय बर्बाद नहीं होता, उसमें भी सीखने को मिलता है। तो भाई साहब ये आपका गलत हो गया। ठीक है, मान गया। यह शोधकर्ता को मौजूदा ज्ञान की स्थिति समझने और शोध अंतराल का पता लगाने में मदद करती है। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। समझना, लाइन को समझो और कुछ नहीं है, चीजें जो आपको जो है क्लियर करनी है, तो मस्त हो जाएगा। आगे देखो, कथन।
कहा जाता है कि अनुसंधान में साहित्यिक चोरी, इसी चीज को बोला जा रहा है, साहित्यिक चोरी करना एक गंभीर अकादमिक अनैतिकता है। समझ में आ रहा है? यस। किसी अन्य के विचारों या शब्दों को बिना उचित संदर्भ या श्रेय दिया अपना बताना अकादमिक बेईमानी है। मैं आप लोगों को बोला था कि चोरी में ही काउंट होता है, बच के रहना। जी हाँ, किसी का भी डेटा जो मेहनत किया हुआ है उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एक गंभीर अकादमिक अनैतिकता भी है और वो अपराध भी है। एकदम सही व्याख्या और सही उत्तर हो जाएगा। भविष्य में आप लोग भी करोगे इस क्षेत्र में रिसर्च, चूंकि करने पड़ेंगे, तो क्या याद रखना। हाँ, अगला प्रश्न कहा जा रहा है, एक अच्छे शोध उपकरण की वैलिडिटी, देखो वैधता की बात हो रही है, एक यह सुनिश्चित करती है कि परीक्षण वही माप रहा है जिसके लिए वह बना है। कथन कारण है रिलायबिलिटी, परिणामों की स्थिरता और बार बार जांचने पर जैसे परिणाम आने की गारंटी देती है। डन करें? तो समझना होगा, सभी प्रश्न आपको इसी लेवल के मिलेंगे और परीक्षा में ऐसे ही आपको मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई, या तो सेम क्वेश्चन आएंगे या तो इसी से संबंधित आएंगे। आप एक साथ पीवाईक्यू भी पढ़ रहे हो कहना चाहिए, कुछ पीवाईक्यू भी ऐड किए गए हैं क्लासेस में। देखिए अगला प्रश्न है, शोध रिपोर्ट लेखन में ग्रंथ सूची को सबसे पहले और कवर पेज से ठीक पहले लिखा जाता है। कारण ग्रंथ सूची में उन सभी स्रोतों और पुस्तकों की सूची होती है जिनका उपयोग शोध के दौरान संदर्भ के रूप में किया गया। ये सब रिसर्च के ही मटेरियल है। समझ में आ गया? यस। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ग्रंथ सूची को सबसे पहले और कवर पेज के ठीक पहले नहीं लिखा जाता। ठीक, ये तो गलत है। ग्रंथ सूची उन सभी स्रोतों पुस्तकों की सूची में होती है जिनका उपयोग यस, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गए, ये गलत, ये सही, ये सही नहीं है, ये गलत और आर सही आपका हो जाएगा। समझ में आया? गुड। तो ये भी समझना है आपको। लो बनाओ इसको, देखते हैं कौन कौन सही करते हो। चलो सॉल्व करो। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित यानी आईसीटी उपकरणों का प्रयोग कक्षा में शिक्षण को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाता है। कारण है डिजिटल टूल और मल्टीमीडिया से छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। आपको पता है कि कहीं भी केवल शब्द बहुत घातक है, पहली बात हो, ठीक है। तो केवल शब्द तो हम काटेंगे। उपकरणों का प्रयोग कक्षा में शिक्षण को अधिक, ये सही और गलत। आगे ध्यान दो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सीबीसीएस छात्रों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम और क्रेडिट चुनने की स्वतंत्रता देती है। यह प्रणाली पारंपरिक कठोर पाठ्यचर्या सीमाओं को तोड़कर, है ना, अंतः विषय शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। क्या हो सकता है बताइए? तो सही बात है भाई, पसंद अपनी अपनी पसंद होती है। क्रेडिट चुनने का मतलब हम जो चाहे कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, किसी अन्य कॉलेज में जाना चाहे कर सकते हैं, है ना। सारी चीजें इस पर बढ़ावा देती हैं। चलो इसको बनाओ तो आप सब। डायग्नोस्टिक टेस्ट है, कौन नहीं जानता, या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। डायग्नोस्टिक रिमीडियल क्या होता है, कम से कम कई बार बता चुका हूँ। लो बनाओ इसको, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसका आता है। और याद रहे एकदम सही सही उत्तर आना चाहिए। चलो मैं चेकआउट कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 29। चलो भाई बनाओ। जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट या नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों की विशिष्ट सीखने की कमजोरियों को पता लगाना है। यस। मूल्यांकन हमेशा सत्र या पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद परिणाम घोषित करने के लिए किया जाता है क्या? ना। तो क्या है? आप सबको पता है कि अंत वाला काम समेटिव असेसमेंट का होता है। तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज को मैं कितना बार समझा चुका हूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो समेटिव एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमारे पास, लेकिन फिर भी मतलब बता दे रहा हूं। कहा जा रहा है कथन शोध में परिकल्पना हाइपोथेसिस का होना सभी प्रकार के शोध अध्ययनों के लिए अनिवार्य है। होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज कॉमन क्या कहा गया है कि भाई शोध में परिकल्पना का होना सभी प्रकार के शोध में अध्ययनों के लिए अनिवार्य है। सभी प्रकार के शोध में अनिवार्य नहीं है, देखो होना जरूरी है, लेकिन सभी प्रकार के यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे सभी प्रकार के शोध में, तो ये आपका गलत है। ठीक। फिर दूसरी बात, कुछ खोजपूर्ण या गुणात्मक शोध ऐसे भी होते हैं जिनमें पहले से कोई निश्चित परिकल्पना नहीं होती। यस, यही कारण है। समझ रहे हो? और आप लोग सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा यार? समझना होगा आपको। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, याद रखना। नैया भी डूबना नहीं चाहिए आपका ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। कहा जाता है कि कक्षा में शिक्षक का उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों में सीखने की प्रेरणा को बढ़ाता है। इसकी बात हो रही यहाँ पे, कक्षा में शिक्षक का उत्साह और सकारात्मक जो दृष्टिकोण होते हैं तो सीखने में प्रेरणा को बढ़ाता है। वेरी गुड। उदासीन और ऊर्जाहीन शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा को जगाने में असफल रहते हैं। एकदम 100% सही बात है ना? नहीं कर पाते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न, इसको भी बता दीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड को तो डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है बच्चों, याद रखना। शिक्षक छात्रों को सीधे उत्तर बता देता है और छात्र उन्हें याद करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में। ह्यूरिस्टिक मेथड किसे कहते हैं पहले ये जानो, है ना? देखिए ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होती है कि डिस्कवरी नाम से ही रिसर्च खोजेंगे तो छात्रों को सीधे उत्तर कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इस विधि के जो है वही प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है, जिसमें छात्र एक स्वतंत्र अन्वेषक के रूप में खोज करके, देखो खोज बोला ना, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे डिस्कवरी, किसकी बात हो रही है? डिस्कवरी होते हैं कौन? स्टूडेंट। तो ये गलत, आर सही, ये गलत, आपका आर सही। समझ में आया? गुड, वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा आप लोग अगर कहीं फंसते हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे, संप्रेषण में शोर का अर्थ केवल भौतिक और तेज आवाज होना है, क्या ये सत्य है? बताइए। तो नहीं भैया, शोर मतलब चाहे किसी भी प्रकार से हो, शोर किसी प्रकार से, केवल यहाँ तेज आवाज ही नहीं है, ये आपका गलत हो गया। शोर मनोवैज्ञानिक भाषाई तकनीकी बाधा भी हो सकते हैं। यस, ये भी आपका एक गलत आर सही। मैं आपको थ्योरी में इतना शिद्दत से पढ़ा दिया हूं ना, इतना शिद्दत से कि मुझे पता है कि आप गलत नहीं कर, सच बोल रहा हूं। कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करोगे, इतना अच्छे से आप लोग पढ़े हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्तमान या पिछली स्थिति का यथा वर्णन करता है। बात अगर डिस्क्रिप्टिव की हो तो डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा ही हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्राइब रहता है। फिर कहा जा रहा है इसमें शोधकर्ता चरों में कोई फेरबदल
नहीं कर सकता, बल्कि जैसा वैसा ही अध्ययन करता है। बात यहाँ क्या है भाई, डिस्क्रिप्टिव की है। तो डिस्क्रिप्टिव में तो ऐसा करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं बता। डिस्क्रिप्टिव में आपको समझाया था, यस, जी हाँ बिल्कुल, दोनों सही हैं। देखो शोध चरों पर नियंत्रण होता है, फिर नहीं किया जाता, केवल उनका अवलोकन और सर्वेक्षण किया जाता है। तो भूलिएगा तो इसका जिम्मेदारी आप ही लोग का है, तो बाकी सबको पढ़ा रहा हूँ। स्टैंडर्ड के बारे में है, देखो वही मानक विचलन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान से आंकड़ों के फैलाव का सबसे विश्वसनीय माप है। इसकी बात हो रही है, सबसे विश्वसनीय माप है, कारण यह डेटा की चरम सीमा से प्रभावित नहीं होता और सभी मानों को शामिल करता है। क्या कहेंगे आप लोग बताइए। तो बिल्कुल सही बात है कि मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति मान आंकड़ों फैलाव माना जाता है और डेटा चरम सीमा पर होते हैं, दोनों सही। तो कुछ चीजें अगर आप नया सीख रहे हो, अगर मान लीजिए जिसको नहीं पता था वो पढ़ ले, स्पष्टीकरण जरूर पढ़ना ना। आइए आगे की ओर देखते हैं। कथन कहा जा रहा है माइक्रो टीचिंग, ये भी आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन चलो फिर पढ़ाते हैं। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जो वास्तविक कक्षा में बड़े समूहों को पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या ये सत्य है, माइक्रो टीचिंग को बड़े समूहों में पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? बोलो, बिल्कुल गलत जवाब। छोटे समूहों में, छोटे छोटे भागों में पढ़ाया जाता है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, वो लेक्चर मेथड होता है बड़े समूहों में। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान कम समय में छात्रों के बीच शिक्षण कौशल अभ्यास किया जाता है। आर सही है, लेकिन ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पूरा छाप चुके हो। और बोला हूं ना, एकदम समय से पहले सब चीज आपको मिल जाएगा, है ना। इतना जल्दी आपको इतना चीज मिल जा रहा है, सोचो। अनुसंधान में बाह्य चर, किसकी बात हो रही है, बाह्य चर यदि नियंत्रित न किए जाए तो वे शोध परिणाम को दूषित कर सकते हैं। बाह्य चर कर सकते हैं या नहीं बताओ। तो जी हाँ बिल्कुल, बाह्य रूप से जितने भी हैं, है ना, वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अवांछित चर आश्रित चर से चर को प्रभावित करके गलत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। मतलब कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, बाह्य रूप से अगर कोई डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब करता है, तो ये एक प्रकार का नुकसान ही तो है ना। यस, तो ये भी आपको क्या करना है, समझना है। समझ में आया? गुड, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखो, चलो बनाओ। स्वयं प्रभा उच्च शिक्षा के लिए 24x7 DTST चैनल का एक समूह है। बिल्कुल सही बात, एक प्रकार का क्या है, चैनल ही तो है। फिर देखिए, यह केवल प्राथमिक विद्यालयों के खेलकूद कार्यक्रम प्रसारण करता है क्या? भाई साहब, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, केवल शब्द बहुत खाता है। ये यूनिवर्सल है, कोई प्राथमिक प्राथमिक नहीं। तो ए सही, आर गलत हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है प्रश्नावली डेटा एकत्र करने की एक ऐसी विधि है जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों के लिखित उत्तर भरता है। अच्छा, इसमें शोधकर्ता को उत्तरदाता के पास आमने सामने बैठकर पूछताछ करने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से, बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन मैं आप ही के ऊपर जो है दे रहा हूं। देखो ये तो सही है कि स्वयं भाई एकत्र करना होता है, कोई जवाब मतलब, लेकिन शोधकर्ता को उत्तरदाता के पास उत्तर देने वाले के पास आमने सामने बैठकर जरूरी थोड़ी है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। ऑप्शन बी देख लो, वही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहा जा रहा है कि अनुसंधान नैतिकता का पालन करने से शोध की प्रामाणिकता और समाज का उस पर भरोसा बढ़ता है। कारण
डेटा में हेरफेर और साहित्यिक चोरी अकादमी जगत में गंभीर अपराध माने जाते हैं। देखो चोरी उरी तो भाई लफड़ा है गुरु, इसमें कोई बात नहीं। किसी भी क्षेत्र हो आप चोरी करोगे, जैसे इस बार क्या है, मेरी क्लासेस की मटेरियल बहुत सारे अलग टीचर भी कॉपी किए थे। मैं चाहता तो उनके चैनल पे कॉपीराइट लगा के उसको खत्म करवा देता, लेकिन मैं सोचा जाओ यार जियो खाओ, है ना। बहुत सारे मैं देखा कि मेरे जितने भी मटेरियल्स हैं शेयर भी हुए, बहुत सारे विद्यार्थी इधर से उधर लीक भी किए, है ना। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग भाई सुविधा दे रहा हूँ तो आप लोग उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अब देखो अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रणाली छात्रों के बीच अंकों की सूक्ष्म भिन्नता के कारण होने वाले तनाव को कम करती है। ग्रेडिंग ग्रेडिंग भाई सही बात है, परसेंटेज हटाया अब ग्रेडिंग प्रणाली लाया तो उसमें क्या होती है, तनाव प्रणाली को कम करेगी, एकदम सही बात है। फिर कहा जाए इसमें छात्रों को सटीक प्रतिशत अंक मिलते हैं, नहीं ये नहीं मिलते, सटीक वटीक कुछ नहीं मिलता है, ग्रेडिंग में मिलते हैं। आइए आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है भाई, प्रॉक्सिमिक्स प्रॉक्सिमिक्स का संबंध कक्षा में संप्रेषण के दौरान व्यक्तियों के बीच स्थानिक और भौतिक दूरी से है। इसके बारे में है, प्रॉक्सिमिक्स के बारे में, ठीक है। तो सही बात है। फिर कहा जा रहा है यह अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तो शिक्षक और छात्रों के संबंध को दर्शाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने वर्बल नॉन वर्बल सभी प्रकार की चीज पढ़ा, लेकिन याद रखिएगा कि आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन किए होंगे तो ये सब क्वेश्चन और अच्छे से बन रहा होगा ना। चलो आ जाओ फिर प्रोजेक्ट मेथड में। जॉन डीवी प्रयोजनवाद करके सीखना, वही है लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित। कारण इस विधि में छात्र केवल किताबों को रटते हैं और कोई व्यवहारिक कार्य नहीं करते। लर्निंग बाय डूइंग में कहाँ से आ गया भैया, क्या रटन प्रणाली, तो ये तो इसी गलत है, ये सही है, ये गलत है, मतलब ये सही आर गलत, ये सही आर गलत, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग में करके सीखते हैं, कोई रटने वटने नहीं रहता। और इसका एकदम याद रखना, प्रोजेक्ट मेथड जॉन डीवी, भूल मत जाना। आप लोग अगर भूलोगे तो फंसोगे, है ना। चलो नेक्स्ट देख, अगला प्रश्न। कहा जाता है अनुसंधान आरेख में सार या संक्षेप एब्स्ट्रैक्ट सबसे अंत में लिखा जाता है और यह बहुत बड़ा होता है। चलो सही है कि गलत है बताओ। एब्स्ट्रैक्ट पूरे शोध पत्र का एक संक्षिप्त सारांश होता है जो पाठकों को मुख्य बिंदुओं से अवगत कराता है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ तो इसी गलत हो गया भाई, क्या गलत हो गया बताओ, क्या गलत आप लोग बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर अंत में नहीं लिखेगा, एक प्रकार का ये अगर सारांश बोल रहा है तो ये एक प्रकार का हम इसे क्या मानेंगे, सिनॉप्सिस मानेंगे। सिनॉप्सिस मानेंगे तो आखिरी में नहीं लिखा जाता है, तो इसी गलत हो गया। लेकिन ये आपका सही है, ये सही है और गलत। सारांश को आखिरी में थोड़ी लिखेंगे, है ना, समझ में आ गया। हाँ ये गलत है ना, आर सही है। चलो इसको बनाओ। ओपन बुक परीक्षा वही है, ओपन बुक एग्जाम छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। यह छात्रों की उच्च स्तरीय चिंतन और विश्लेषण और तार्किक अनुप्रयोग क्षमता का परीक्षण। बताइए क्या हो जाएगा। आंसर दो। पहली बात तो ये कि भाई छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, ये गलत है ना कुछ भी। ये छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन विश्लेषण, यस ये आपका सही है। तो ये एक गलत आर सही, ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को अब थोड़ा सा कुछ बातें बताता हूँ। बातें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50, 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। अब खुद से बना के देखना कि आपका 5 क्वेश्चन में 5 आपका नंबर आ रहा है कि नहीं। और बहुत जल्द जैसे हमारा MCQ क्लासेस खत्म होगी, आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज रेडी भी हो चुकी है,
ठीक है, बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन याद रहे कि आप लोग रिवीजन जरूर करना। थ्योरी क्लास सबसे पहले रिवीजन करना, बहुत जल्द मैं आपको बोला था 2-2 क्लासेस भी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है। जय हिंद, पढ़ते रहो। और 5 क्वेश्चन अभी तुरंत भेज रहा हूँ, कितना 46 से 50 तक बना लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।